मार्क्स की हम जब बात करते हैं या मार्क्सी या जो दूसरे उस सोशल साइंस के तौर पे मैं लेता हूँ मार्क्स को, ना फ़लसफ़ी के तौर पे लेता हूँ ना आइडियोलॉजी के एतबार से, क्योंकि सोशल साइंस जो है वो प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेसिव होती है लाइक एनी नेचुरल साइंस। तो बाद में जो लोग आए, लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, माओ ज़ेडुंग, हो ची मिन, अनवर होक्शा, इन सब लोगों ने उसमें बहुत इजाफे किए, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। एक है अंदाज़े फ़िक्र और चीज़ों को देखने का रवैया। अगर वो जदलियाती है, डायलेक्टिकल है और जो अपोजिट्स हैं उनकी कशमकश और जदलियात को पेश नज़र रख के हम कर रहे हैं, तो वो अप्रोच है जो जदलियाती सोच के मुताबिक, उसके अंदर जो मुतारिब क़ुव्वतों का आप तजिया कर रहे होते हैं, उसमें आप किसी एक मुतारिब के साथ खड़े नहीं होते। जब तजिए की बात हो रही होती है, उसके बाद फिर आप जब खड़े होने का फ़ैसला करते हैं, तो वहाँ पर आप फिर इस बुनियाद पे होते हैं कि कौन से फरीक या कौन से मुतारिब ग्रोह का आम आदमी को फ़ायदा था। और चूँकि हम आम आदमी हैं, तो हम अपने आम आदमी होने की बुनियाद पर उस फरीक या मुतारिब ग्रोह के साथ खड़े होते हैं जो अपने कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही आम आदमी के साथ था। ये कॉलोनाइजेशन का मामला और फिर उसके हवाले से अभी ये जो नई मुबाहिस शुरू हुए हैं, डी कॉलोनाइजेशन और ये सारी बातें, मैं समझता हूँ कि तारीख़ को जब हम देखें तो उसमें हम फरीक ना बने। तजिए में आप फरीक उस वक्त आके बनते हैं जब आप अवाम के साथ होने के, तो उस हवाले से ये बात दुरुस्त है कि हमला आवर खा वो आर्या हों, खा अरब हों, यूनानी हों, मुग़ल हों, अफ़गान हों, ईरानी हों या अंग्रेज़ हों, वो यहाँ के वसाइल को लूटते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अवाम पर जबर होता है। उस हवाले से तो ये एंगल बनना होता है, जैसे आपने भी कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि आपको जो भी हमलावरों के हवाले से जो जंगें, लेकिन ऐसी भी बहुत जंगें हैं जो यहाँ के मकामी राजाओं और हुक्मरानों के दरमियान हुई हैं और उसमें भी आम आदमी मारा गया है। सो ये जो कुरून वस्ता का दौर है जिसमें हुक्मरानों की बाइनी जंगें मुल्कगिरी के लिए हैं, जो हमला आवर है वो मुल्कगिरी के लिए आया है और जो मकामी है वो अपना मुल्क बचाने के लिए उसके खिलाफ लड़ रहा है। अभी यहाँ पर बात की कि क्या जो मकामी लड़ने वाले थे वो कोई कौमी को नेशनलिज्म के हवाले से मुज़ाहिमत कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था। जब भी किसी के मुल्क पर कोई हमला आवर होगा तो उसने उसका दिफा करना ही करना है। अगर अरब हमला आवर होंगे तो राजा दाहिर ने उसका दिफा करना है। अगर महमूद गजनवी हमला करता है तो राजा जयपाल ने उसका दिफा करना ही करना है। अगर सिकंदर आजम या सिकंदर या जो भी नाम दे वो हमला करता है तो पोरस ने भाई वो अपनी स्टेट के, अपनी हुक्मरानी के दफा के लिए क्यों नहीं जंग करेगा, उसने तो जंग करनी है। इसी तरह से जब यूरोपियंस ने हमला किया है क्रूसेड्स में, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिहाद के तौर पर नहीं उनका मुकाबला किया, भाई उसके मुल्क पर, उसकी रियासत पर एक हमला आवर ने हमला कर दिया तो उसने उसके दफा में खड़ा होना है। और वो उस वक्त का जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, जितने भी उस वक्त के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, तबरी हो, इब्न खल्दून हो, इब्न असीर हो, किसी ने भी उसके लिए जिहाद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। उसको हुरूबुल अफरंज कहा गया, क्योंकि अरबी में गाफ नहीं है तो अफरंग को अफरंज कहते हैं। हरूब हरब की जमा है, तो यानी फरंगियों की जंगें, जिहाद का लफ्ज़ नहीं। तो हर हमला आवर के ख़िलाफ़ आपकी ये रियासत है
आप यहाँ के राजा हैं, आपके मुल्क पे हमला होता है, आपने उसके खिलाफ मज़ाहमत करनी है। अब आप उसको मज़ाहमत का लफ्ज़ कह रहे हैं। सो टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी जो जदीद डिक्शन आ गई है ना, उसने हमें कुछ थोड़ा सा तारीख़ को देखने का एकतरफापन उसमें पैदा कर दिया। हम जब ये कॉलोनियलाइजेशन हुई है, और पलासी से अगर हम शुरू करें या थोड़ा सा उससे पहले से शुरू करें, तो पूरे इंडिया को कब्ज़े में लाने में अंग्रेज़ को 100 साल लगे, और उसमें मकामी हुक्मरानों की बाहिमी कशमकश लड़ाइयाँ, उनसे उन्होंने फ़ायदा उठाया। आपने सिराजुद्दौला के और उसके हवाले से बात की। टीपू सुल्तान का इत्तेहाद था नेपोलियन के साथ, और नेपोलियन चूँकि फंस गया था रूस पे हमला करके, तो वो वहाँ से बर वक्त फ़ौजें यहाँ नहीं पहुँचा सका, जिसकी वजह से उसको शिकस्त हुई। और ये तारीख़ में अगर मगर नहीं होता, लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि अगर नेपोलियन की बहरी बेड़े सुल्तान टीपू की इमदाद के लिए पहुँच जाते, अगरचे उसकी अपनी फ़ौज में भी फ्रांसीसी जर्नैल थे, या महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में फ्रांसीसी जर्नैल थे। सो उस वक्त की जो इस्तेमारी ताकतें हैं, उनकी जो बाहिमी कशमकश है, जो उनकी जदल है, अगेन मैं इस लफ्ज़ पे जोर दूँगा कि जदलियाती नुक्ता नज़र तारीख़ को देखने का तज्ज़िये के हवाले से, उसमें हम फ्रीक बन के नहीं बल्कि तज्ज़िये के हवाले से देखें, तो आपको वो मुतहारिब क़ुव्वतें आपस में लड़ती हुई नज़र आएंगी, जिसमें अगर एक साम्राज्य क़ुव्वत है तो दूसरी है। यूरोप के सनती इनकलाब ने दो बड़ी इस्तेमारी ताकतें पैदा की, एक फ्रांस और एक बरतानिया। जर्मन उसके बहुत बाद में आए, इटालियन बहुत बाद में आए। और बहुत पहले जो आगाज़ हुआ था वो स्पेन वालों ने किया था, लेकिन स्पेन वालों ने चूँकि स्टीम ईजाद नहीं की थी, तो स्टीम शिप नहीं था उनके पास, मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी उनके पास, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब बरतानिया का आया तो वो पुर्तगाल और स्पेन के इंपीरियलिज्म को छोड़ के उससे बहुत आगे निकल गया, और फिर उन्होंने दुनिया पर कब्जे किए। उससे पहले ये स्पेन वाले और पुर्तगाल वाले, इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया था। अब मादी वजूहात जो होती हैं तारीख़ी अवामिल में, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। वो मादी वजूहात बहुत हद तक ये होती हैं कि आप अपने किसी डिफिसिट इलाके से या अपने इलाके की किसी कंपल्शन की वजह से बाहर निकलते हैं और अपने लिए नई दुनिया तलाश करते हैं। ये यूरोपियन इस्तेमारियों ने तो जो किया इसी हवाले से, लेकिन उससे पहले ये जब वेस्ट एशिया पे मंगोलों की यलगार हुई, तो यहाँ से जो कबीले भागे, उनमें से एक कबीला जाके अनातोलिया में वहाँ के जो आखिरी सल्जूकी सुल्तान था उसकी फ़ौज में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ कारनामे दिखाए, उसने खुश होकर जागीर दे दी, वो जागीर बढ़ते बढ़ते सल्तनत उस्मानिया बन गई। इसी तरह से यहाँ ये लोग जो आए, ये भी उसी मंगोल यलगार के दौर में एक सेफ हेवन के तौर पे यहाँ घुसे आकर, आप उन्हें घुसपैठिया कह सकते हैं। उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और सूफिया भी उनके साथ ही आए। यानी ये गज़नवी और गौरी और इनके हमलों से पहले कोई सूफ़ी नहीं मिलता बहुत काबिल ज़िक्र सूफिया उन्हीं के साथ आए। इसी तरह से ये जो हमारा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में भी आप देखें तो जो रीजनल कंपल्शंस हैं वो इन्वेजन की तरफ लेके जाती हैं, और ये ख़ास सेंट्रल एशिया के चरवाहे हों जो बाद में बादशाह बन गए, कोई डायनेस्टी पैदाइशी तौर पर बादशाह नहीं होती। तारीख़ में छोटे छोटे कबीले बन के डायनेस्टियाँ बनते। अच्छा, यहाँ एक अहम पहलू डीकॉलोनाइजेशन के हवाले से या अगर मगर के हवाले से बात हो रही थी। हमें इन्वेडर्स इंडिया पर आते हुए तो मिलते हैं, पर इंडिया से कोई इन्वेडर बाहर नहीं गया। इंडिया ने कोई इन्वेजन बाहर नहीं किया। उसकी मादी वजूहात हैं कि इंडिया इतनी रिच एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, यहाँ
4 बड़ी दरियाई वादियाँ थीं, इंडस वैली, गंगा जमुना की वैली और कावेरी और दक्कन की जो है वैली, और उधर ब्रह्मपुत्र की वैली। ये इतनी रिच थी कि यहाँ पर आप बीज ना भी डालें तो उगता था, इसलिए सबका रुख इधर होता था। और जब वो आते थे तो डिफिसिट एरिया से जब फर्टाइल एरिया में लोग आएंगे तो लूट मार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब अगर आप इब्ने खल्दून को देखें तो अरब जब अपने से निस्बतन ज़्यादा सिविलाइज एरियाज में गए तो वहाँ उन्होंने वही किया। हम बेशक उसके लिए लफ्ज़ लूट मार इस्तेमाल ना करें, लेकिन हकीकतन तो ज़्यादा सिविलाइज एरिया में जब आप जाएंगे तो माल गनीमत हासिल करेंगे। ये जो तारीख़ का एक साइंसी तजिया करने का रुख है, रवैया है कि हम अपोजिट्स को देखकर, उनके मफादात को देखकर उसके हवाले से चीज़ों को सीखें, देखें, तजिया करें और फिर हम अल्टीमेट एनालिसिस में ये देखें कि आम आदमी के हवाले से आज या उस वक्त के हवाले से क्या सूरत ख्याल थी। उस पूरे ज़माने में अच्छा, हर दौर में या हर इलाके के जो मरूज़ी या मादी हालात होते हैं उसके मुताबिक वहाँ का सियासी निज़ाम वज़ा होता है। क़ुरून वस्ता का जो दौर है, खा आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं था। बाद मरूसी बादशाहत खा यूरोप में हो, ग्रीक्स में हो, इजिप्शियंस में हो, रोमन्स में हो, चाइनीज़ में हो, इंडियंस में हो, पॉलिटिकल सिस्टम एक ही तरह का था। मरूसी बादशाहत है, महलाती साजिशें हैं और फिर उसके बाद जो ज़्यादा जिसके साथ ग्रोह शामिल हो गए वो शहजादा हुकूमत में आ जाता था, बाकियों को सफाया कर दिया जाता था। तो वो इस्तबदादी है जिसको मेडिवल डिस्पोटिज्म कहते हैं, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सारी दुनिया में अपने, क्योंकि दुनिया का एक जो जिसको हम कहेंगे कि समाजी इर्तका या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज ही वो थी कि हमें उस पूरे दौर में कहीं जमहूरियत नज़र नहीं आती। और हम ये अगर ख्वाहिश करें कि हमें जमहूरियत नज़र आए तो ये हमारी ख्वाहिश बिल्कुल अनसाइंटिफिक। चुनाचे जो हमारे यहाँ 2 अप्रोचेज़ हैं, एक ये है कि हम अपने आज के जो पैमाने हैं जो यूरोप के सनती इनकलाब के बाद बने हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले हैं या और बहुत सारे हवाले हैं, उनकी ऐनक लगा के हम क़ुरून वस्ता को देखना शुरू करते हैं और उन पैमानों पर रख के हम उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं या उस टर्मिनोलॉजी में ला के देखते हैं। ये बड़ी गैर साइंसी अप्रोच है जो हमारे लिबरल्स की तरफ से होती है। उतनी ही गैर साइंसी अप्रोच ये है कि आप पुराने अहद के या 1500 साल या 1400 साल या उससे पहले उस वक्त के पैमानों को और उस वक्त के असूलों को आप आज के दौर पे नाफिज करें। ये जो हमारे मजहबी नैरेटिव या हमारे जो रिजत पसंद तबके जिनको हम कहते हैं, वो जामिद कर देते हैं तारीख़ के इर्तिका को आज से 1500 साल पहले के दौर पर। या हमारे हमसाया मुल्क में 2500 साल है, वो राम राज के ऊपर ले जाते हैं कि राम राज को आज लागू किया जाए। सो ये जो है रवैया एक तरफा तरीके से, और बड़ी सी बात की आपने कि हम अपने उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के चीज़ों को देखें। अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी। हर हमला आवर को मकामी सहूलतकार मिला है। हमें जब एक हमला आवर आया है तो 2 पहलू हैं, मुज़ाहमत भी हुई है। अगर हम मुज़ाहमत का लफ्ज़ आज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में किसी हिस्टोरियन ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। जितने भी उस वक्त के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन हैं वो यही लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हमलावर हुआ और राजा ज़ाहिर ने उसका मुकाबला किया। अब मोहम्मद बिन कासिम को मकामी सिंध के जो बहुत सारी तफसील चशनामे में भी दी है, तारीख़ मासूमी में भी दी है, अगर उनका ताउन ना होता तो मोहम्मद बिन कासिम शायद देवल भी फतह नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका तजाद था दाहिर के साथ। और दाहिर के साथ ओमान के वो अरब कबीले, अल्लाफी कबीले के लोग जो हज्जाज के जबर से खाइफ होकर शिकस्त खा के भाग कर आ गए थे,
और दाहिर ने उनको पनाह दी हुई थी। अब दाहिर की फौज में अल्लाफी भी है, तो हिंदू मुसलमान का मतलब। उधर मोहम्मद बिन कासिम की फौज में बहुत सारे जिनके नाम दिए हैं चशनामे में, हिंदू लोकल जिम्मेदार और जागीरदार। तो ये मुल्कगिरी का जो फिनोमेनन है, इसको हम मुल्कगिरी के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें और उसमें से हम आज की जो डिक्शन के अंदर मज़ाहमत का लफ्ज़ है, मैं नहीं समझता कि वो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये मेरी राय है, उसमें बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कॉलोनाइजेशन के ऊपर बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर ये इस्तेमारी क़ुव्वतें ना आती तो क्या हमें जदीद हस्पताल, तालीम, ये सब कुछ मिलता या ना मिलता। देखें, ये जो कॉलोनाइजेशन और ये सारे अंग्रेज़ जब आया है, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत देखें, मैंने सबका लिटरेचर भी देखा है, और जब वहाँ सनती इनकलाब होना शुरू हुआ है तो यहाँ पहले कुछ सयाह आने शुरू हुए। मनूची आया, बर्नियर आया, शेवर्नियर आया, जिन्होंने बतौर अपने हुक्मरानों के यहाँ की तफसीलात लिखी कि यहाँ पर इस तरह का समाज है, तो वो एक तरह की इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन कंपनी का शुरू दिन से ये फैसला नहीं था कि हमने यहाँ हुकूमत हासिल करनी। जब यहाँ उन्होंने तिजारत के नाम पे काम शुरू किया है, क्योंकि उन्हें खाम माल की ज़रूरत थी, वहाँ सनती इनकलाब की तरफ चीज़ें बढ़ रही थी, यहाँ की मकामी सनतों को बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने कहा कि नुकसान पहुँचा। हमारी जो ढाके की मलमल है वो इतनी नफीस होती थी कि उसका पूरा थान मुट्ठी में आ जाता था। उसके मुकाबले में मानचेस्टर की जो सनतें हैं उनको फ़रोग़ दिया गया, और जो हमारी लोकल हिरफत थी, सनत थी, वो हमारी तबाह बर्बाद हुई। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जितनी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेकर आ गए थे, उनका मुकाबला यहाँ पर अगर ये कर रहे थे तो ये एक और मुकाबिल जो इंपीरियलिस्ट पावर थी दूसरी फ्रेंच की, उसके साथ मिल के कर रहे थे। यानी इनमें से कोई भी आइसोलेटेड नहीं था। हमारे यहाँ जब इंटरनेशनल अफेयर्स से या इंटरनेशनल जो मुतहारब क़ुव्वतों के टकराव होता है, उससे अलग करके जब हम चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं तो फिर हम पूरा सही तजिया नहीं कर पाते। ये जो जंगें थी उसके अंदर फ्रेंच को नुकसान हुआ और इन जंगों में उनका शामिल था। अब कॉलोनाइजेशन में उन्होंने जहाँ पर जो नए निज़ाम लेकर आए, रेलवे का, अस्पतालों का, डाक का, तार का, तालीम का, अस्पतालों का, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये उनकी यहाँ पर इस्तेकाम के लिए लाजमी था। कोयटा का रेलवे बिछाना अफ़गानिस्तान और उस इलाके के कंटेन करने को था। पेशावर का पूरी रेलवे लाइन जिस तरीके से कलकत्ता से लेकर पेशावर तक बिछाई गई है, उसका नक्शा जो है वो ऐन उनके मफाद के मुताबिक है और होना ही चाहिए था। मैं क्यों कहूँ कि भाई वो मेरे मफाद के मुताबिक होता है। इसी तरह से नहरी निज़ाम उन्होंने जो बिछाया सिंध और पंजाब में, उसका मकसद ये था कि जहाँ से जो वो फौज रिक्रूट करें टू फाइट अगेंस्ट थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ, रशिया की एक्सपेंशन को रोकने के लिए, तो उसको रसद वो यूपी या बिहार या बंगाल से ना पहुँचाए बल्कि यहीं मकामी तौर पर उनको मिले। तो उन्होंने ये नहरी निज़ाम यहाँ पे बिछाया। ये सब चीज़ें उन्होंने अपने मुहाद के लिए। लेकिन अलमिया ये है कि यूरोप के सनती इनकलाब के जो फ्रूट हैं या जो भी उसके अंदर जो जदीद पहलू हैं, वो भी इसी के साथ आए। यहाँ आपका जो जदीद लिटरेचर है, जदीद सोशियोलॉजी है, सोशल साइंसेज हैं, आपके इवन अदब में अंग्रेज़ के आने से पहले गज़ल थी, नज़्म नहीं थी। सर सैयद और उसकी तहरीक पे इल्ज़ाम लगा नेचरी होने का, क्योंकि पहली दफ़ा नेचर पे उन्होंने नज़में कहनी शुरू। तो खैर ये तवील हो जाएगी बहस। हम तारीख़ के इर्तिकाई प्रोसेस को अपनी ख्वाहिश के जबर के तहत ना तब्दील कर सकते, ना हमें तारीख़ का पहिया पीछे की तरफ घुमाना चाहिए।
अब यहाँ पर मिसाल हुई कि अगर ना होता तो ये फिर या अफ़गानिस्तान होता या फिर सल्तनत उस्मानिया होता। अब उनका दोनों का कॉन्टेस्ट अलग है। अफ़गानिस्तान तक अंग्रेज़ ने बराह रास्त ऑक्यूपाई नहीं किया, तो उनका जदीद निज़ाम और जदीद जो उनकी चीज़ें हैं वो वहाँ उस तरह नहीं पहुँची, बहुत देर से पहुँची। इसी तरह पंजाब उन्होंने 100 साल के बाद ऑक्यूपाई किया, तो कलकत्ता और मद्रास 100 साल आगे निकल चुके हुए थे तालीम में। यानी वहाँ की जो हिंदू बुर्जुआदी है, जो पढ़ी लिखी क्लास है, वो पंजाब के लोगों के मुकाबले में 100 साल आगे जा चुकी हुई थी। तो इसमें जो उस्मानिया का मामला है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वहाँ पर यूरोप के जो सनती इनकलाब के असरात हैं उनको रोकने के लिए वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, और जो सलातीन थे वो एक अलग कहानी है मेरी। अब हमारी 4 जिल्दों पे मुश्तमिल सल्तनत उस्मानिया की किताब आज मुकम्मल हो गई है और आउट हो गई है, आप पढ़ना चाहें तो ले सकते हैं। जापान है जिसका सनती इनकलाब बग़ैर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के हुआ। तो ये कहना कि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ना हो तो आप सनती दौर में दाखिल नहीं हो सकते थे। जापान की मिसाल सबसे बड़ी है उसमें, और अफ़गानिस्तान की मिसाल है कि जहाँ, तो इसमें पैरेलल्स भी ड्रॉ करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सो मैं सिर्फ ये यहाँ आखिर अपनी बात इस पर ख़त्म करना चाहूँगा कि तज्ज़िये में हम आज की डिक्शन को माजी पे अप्लाई ना करें। माजी में हमलावर और मकामी जो उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने जंग की, उसको आप उस वक्त के तनाजुर में रख के देखें। अब मतलब बाबर ने हमला किया तो यहाँ इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था और बाबर भी मुसलमान था, और इब्राहिम लोदी के साथ भी कुछ जो इवन ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है बाबरनामा में, तो उसके बाबरी में खुद बाबर ने लिखा है कि मुझे जो ख़त मिले हमले की दावत के लिए, उसमें राणा सांगा का भी ख़त था, और वो जब पहुंचा दिल्ली तो उसने कहा वो राणा सांगा का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मेरे साथ अभी तक साथियों में शामिल होने क्यों नहीं आया। और लाहौर का जो उसका भाई था दौलत खान लोधी, वो उसके और इब्राहिम के दरमियान सख्त इक़्तिदार की कशमकश हो गई थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो हुक्मरान बने जो सिकंदर लोधी के इंतकाल के बाद, तो वो नहीं बना, तो उसकी मुखासमत थी। इसने बाबर को इनवाइट किया कि आप आएँ, हम आपके साथ देंगे। यही क्या है, जब बात लंबी होती आ रही, जब तारिक बिन ज़ियाद ने और अरबों ने हमला किया स्पेन पर, तो वहाँ भी जो रेडरिक के खिलाफ रेडरिक के एक जनरल था जिसने वहाँ की रूलिंग डायनेस्टी का तख्ता उलट के इक़्तिदार पे कब्जा किया था। तो उस रूलिंग डायनेस्टी के लोगों ने मूसा बिन नसीर को लिखा कि आप आएँ, और ये इसने गैर कानूनी तौर पे इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया है, तो इससे आप इक़्तिदार जो छीने और हम आपके साथ हैं। फिर वहाँ का जो एक पादरी था उसने भी आकर इनकी दरख्वास्त की, और फिर ये हमला आवर हुए। कोई हमला बग़ैर मकामी सहूलतकारों के और बग़ैर मकामी दावत के तारीख़ में कहीं नहीं हुआ। यार मंगोलों को हमले की खलीफा बगदाद ने दावत दी, और अब कहाँ जाएंगे यार, उसने ख़त भी, हाँ, सो तारीख़ इतनी उसमें हम उसकी डायनेमिक्स को हम अपने तनाजुर में रख के देखें। और जो आज की डिक्शन है वो माजी पे अप्लाई नहीं होती, इसी तरह से माजी आज भी अप्लाई नहीं होता। 1400-1500 साल का निज़ाम या 2500 साल का निज़ाम या वो डिक्शन आज जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तारीख़ का पहिया उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये मज़मून अपने एतबार से इसके अंदर जो एक कोशिश की गई है, काविश की गई है, एक एंगल को सामने लाया गया है। बहुत सारे नए हक़ाइक़ जो हैं वो पेश किए गए हैं। सिंध में जो किरदार जिन्होंने लड़ाइयाँ की और जंगें की और उसके बाद फिर उनको फांसियाँ लगी, इस तरह के किरदार आपको झांसी की रानी हो या इलाहाबाद का
मौलवी लियाकत अली हो, आपको पूरी जगह पर आपको नज़र आएंगे। वो एक तारीख का अमल था जिसमें सर सैयद के बकौल यहाँ पर तारीख का इर्तिका रुक गया था, और वो उसके अल्फाज हैं कि ये जो निज़ाम था इनका बादशाहों का या मुगलिया, ये एक भुस भरी लाश बन गया था, और इसको इससे ज़्यादा एक जदीद निज़ाम ने आके तबाह करना था, शिकस्त उसको देनी थी। सो इस सारे को हम सिर्फ तो मैं कि जो तज्ज़िये का हमारा अंदाज़ है उसमें हम जल्दियाती पहलू लाएं, फरीक बनने का ना बने। बहुत शुक्रिया।